गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट सेकंड के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राज्य व्यवस्था में संघ राज्य संबंध के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत में शक्तिशाली केंद्र की स्थापना की गई है और राज्यों के मध्य सहयोग के आधार पर सहकारी संघ की स्थापना की गई है। इसमें संघ शक्ति संपन्न है लेकिन राज्य भी कमज़ोर नहीं हैं। वस्तुतः संघात्मक शासन में कोई भी राज्य कमज़ोर नहीं है। संविधान के आधार पर हम संघ राज्य संबंधों को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। संघ और राज्य के विधायी संबंध, संघ और राज्य के प्रशासनिक संबंध और संघ और राज्य के वित्तीय संबंध। सबसे पहले हम देखेंगे केंद्र और राज्य के विधायी संबंध। यह विधायी संबंध भारतीय संविधान के अनुसार सूची के आधार पर निर्धारित किया गया है। 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को और संवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को है। लेकिन संवर्ती सूची में अगर दोनों के बीच विवाद होता है तो केंद्र का कानून मान्य माना जाता है। अवशिष्ट विषयों के संबंध में यहाँ अवशिष्ट विषयों पर, यानी जो विषय ना संघ सूची में है, ना राज्य सूची में है, ना संवर्ती सूची में है, उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है। सबसे पहले हम देखेंगे विधायी शक्तियों के संबंध में संसद की प्रधानता। हमारे यहाँ विधायी शक्तियों के संबंध में संसद प्रधान है। संसद और राज्य विधानसभाओं के बीच शक्ति विभाजन किया गया है, पर यह शक्ति विभाजन बहुत ही लचीला है। संविधान अनेक ऐसी परिस्थितियों की व्यवस्था करता है जिसके अंतर्गत संसद राज्य सूची में दिए गए विषयों पर कानून बना सकती है। भारतीय संसद विशेष परिस्थितियों में ऐसा कर सकती है और ये विशेष परिस्थितियां इस प्रकार हैं। पहली है राज्य सूची का विषय राष्ट्रीय महत्व का होने पर। अगर राज्य सूची का यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर देती है तो 1 वर्ष तक इस बात को मान्यता मिलती है और कानून बनाने का अधिकार संसद को मिल जाता है। दूसरा है राज्य के विधानमंडलों द्वारा स्वयं इच्छा प्रकट करने पर। अगर राज्य के विधानमंडल यानी यदि 2 या 2 से अधिक राज्य किसी भी विषय के लिए कह देते हैं कि केंद्र सरकार इन विषयों पर कानून बनाए, तो फिर केंद्र सरकार को उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। संकटकालीन घोषणा होने पर भारत में 3 उपबंध हैं जिनमें राष्ट्रपति को संकट काल की घोषणा करने का अधिकार है। अगर संकट काल की घोषणा हो जाती है तो भी राज्य को यह अधिकार मिल जाता है, संसद को यह अधिकार मिल जाता है कि वे राज्य सूची के उस विषय पर कानून बना सकते हैं। नेक्स्ट है विदेशी राज्यों से की गई संधियों का पालन हेतु। विदेशी जिन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं, अगर उन सीमाओं, जैसे अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से मिलती है, तो चीन से अगर भारत ने कोई समझौता किया है तो उस राज्य में वह कोई भी आदेश उस संधि के तहत दे सकता है। कुछ विधेयकों को प्रस्तावित करने और कुछ की अंतिम स्वीकृति के लिए भी केंद्र का अनुमोदन आवश्यक है। कुछ विधेयक ऐसे हैं जिनको विधानसभा तभी पारित लागू कर सकता है जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाएं, या राज्यपाल भी कभी कभी कह देता है कि यह विधेयक राष्ट्रपति के पास जाने चाहिए, तो फिर वे विधेयक राष्ट्रपति के पास जाते हैं। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के अनेक निर्णयों ने भी संघ को सर्वोच्चता प्रदान की है, यानी कि कई बार ऐसे विवाद हुए हैं जिन विवादों के संबंध में न्यायालय के द्वारा केंद्र को सर्वोच्चता दी गई है, यानी संघ के अधिकार को वैध माना है। नेक्स्ट है राज्य नीतियों को प्रभावित करने की शक्ति विरोध होने पर संघ की नीति को ही मान्यता दी जाती है। नेक्स्ट है राज्यों में संविधान की विफलता होने पर। अगर संविधान विफल हो जाता है राज्यों में, या कोई संवैधानिक संकट उपस्थित हो जाता है, तो भी राज्यों में केंद्र हस्तक्षेप कर सकता है। तो इस तरह से विधायी क्षेत्र में हमें संघ सर्वोच्च नजर आता है। जिसे अमर नंदी कहते हैं, विशाल मूर्ति की भांति केंद्र सारे रंगमंच पर छाया रहता है। नेक्स्ट है केंद्र
भारतीय संघ में केंद्र और राज्य में प्रशासनिक संबंध। प्रशासकीय तंत्र तभी सफल हो सकता है जब दोनों मिलकर शासन करें। हालांकि हमारा संघ एक सहकारी संघ है, लेकिन फिर भी संघ और राज्यों के प्रशासनिक संबंधों के संबंध में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो कि केंद्र को शक्ति संपन्न बनाती हैं। पहली है निर्देश देने की शक्ति। संघ की कार्यपालिका शक्ति या कार्यपालिका के द्वारा जो आदेश दिए जाते हैं, उन आदेशों को राज्य के द्वारा स्वीकार किया जाता है। यानी राज्य सरकार का यह दायित्व है कि जो निर्देश संघ से उन्हें प्राप्त होते हैं वे उन्हें मानने होते हैं। सेकंड है राज्य सरकारों को संघ द्वारा कार्य सौंपना। राज्य सरकार को सशर्त या बिना शर्त के केंद्र सरकार कोई भी आदेश दे सकती है। अखिल भारतीय सेवाएं, भारत की जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं या जो प्रशासनिक सेवाएं हैं, वे प्रशासनिक सेवाएं भी भारत में प्रशासन में केंद्रीय हस्तक्षेप को बढ़ावा देती हैं। नेक्स्ट है राज्य के कार्यों को ग्रहण करने की शक्ति। विदेशी सरकारों के साथ किए गए समझौते को क्रियान्वित करने के लिए वह किसी प्रकार की आदेश दे सकती है। राज्यपाल की नियुक्ति, जो राज्यों में राज्यपाल है वह भी एक तरह से केंद्र का अभिकर्ता है, केंद्र के द्वारा मनोनीत किया जाता है और वह भी प्रमुख रूप से केंद्र के हस्तक्षेप को बढ़ाता है। नेक्स्ट है राज्य की विधानसभाओं का निर्वाचन आयोग द्वारा। राज्य की विधानसभाओं का जो चुनाव है वो निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है और निर्वाचन आयोग भी एक केंद्रीय सत्ता है। आर्थिक सहायता, केंद्र के द्वारा चाहे महामारी के समय हो या उस राज्य में किसी भी तरह की कोई समस्या होती है आर्थिक, तो अनुदान राज्यों को केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो इस तरह से प्रशासनिक दृष्टि से भी हमें केंद्र अधिक शक्ति संपन्न नजर आता है। नेक्स्ट है भारतीय संघ में केंद्र और राज्य में वित्तीय संबंध। केंद्र और राज्य में वित्तीय स्रोतों का बंटवारा है और हम यह देखते हैं कि वित्तीय स्रोत अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ भी केंद्र हमें शक्ति संपन्न नजर आता है। और इस रूप में प्रमुख रूप से जो वित्तीय संबंध हैं वो इस प्रकार हैं। संघ सरकार द्वारा लगाए जाने वाले शुल्क जिन्हें राज्य एकत्र करते हैं। संघीय सूची में वर्णित कुछ शुल्क ऐसे होते हैं जिन्हें राज्य के द्वारा एकत्र किया जाता है। नेक्स्ट है संघ द्वारा लगाए जाने वाले एकत्रित किए जाने वाले वे कर जिन्हें राज्यों को दिया जाता है। जैसे कुछ ऐसे कर हैं जो राज्य लगाए जाते हैं केंद्र सरकार के द्वारा, लेकिन उन पर राज्यों का अधिकार होता है। सहायक अनुदान या अन्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनुदान, अनुच्छेद 275 के अनुसार यह अनुदान राज्यों को अपनी योजनाओं की पूर्ति के लिए बाढ़ या प्राकृतिक आपदा के समय केंद्र के द्वारा दिया जाता है। ऋण संबंधी उपबंध, राज्य विदेशों से कोई ऋण नहीं ले सकते। वित्तीय संकट के समय राष्ट्रपति अनुदान को समाप्त कर सकता है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के माध्यम से भी नियंत्रण केंद्र सरकार का हम देखते हैं और इस तरह से ये कुछ निर्धारण किया गया है हमारे विधान के द्वारा वित्तीय स्रोतों के संबंध में। लेकिन वित्तीय क्षेत्र में भी हमें केंद्र अधिक शक्ति संपन्न नजर आता है। तो इस तरह से विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय क्षेत्र में केंद्र राज्य संबंधों में हम यही निष्कर्ष निकालते हैं कि केंद्र शक्ति संपन्न है, लेकिन राज्य इकाइयां मात्र नहीं हैं। जैसे ग्रेनविल ऑस्टिन का कहना है, भारत नई दिल्ली नहीं है बल्कि राज्यों की राजधानियां भी हैं। राज्य केंद्रीय सहायता के आकांक्षी हैं, किंतु राज्यों के सहयोग के बिना संघ बहुत अधिक दिनों तक कायम नहीं रह सकता। राज्य सरकार केंद्रीय सरकार की नीतियों का माध्यम हो सकती हैं लेकिन उनकी सहायता के बिना केंद्रीय सरकार अपनी योजनाओं को क्रियान्वित नहीं कर सकती। वस्तुतः दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि केंद्र और राज्य
दोनों प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं। केंद्र शक्ति संपन्न है, लेकिन हम केंद्र और राज्य में प्रतिद्वंद्विता की स्थिति को नहीं देखते हैं। भारत में केंद्र और राज्य के बीच विवाद के कुछ कारण हैं जो कि भारत की संघात्मक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। हालांकि हम ये मानते हैं कि भारत का संघ एक मजबूत संघ के रूप में हमें दिखाई देता है और राज्य जो हैं वे बराबर के सहयोगी हैं, उन्हें प्रार्थी या याचक हम नहीं मानते हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कि भारत में केंद्र और राज्य के बीच विवाद को बढ़ाते हैं। जैसे सरकारिया आयोग के अध्यक्ष के द्वारा ये माना गया था कि अफसोस यहाँ यह है कि स्वतंत्रता के बाद क्षेत्रीय या कार्य विशेष से संबंध विकेंद्रीकरण अधूरा रहा। न सिर्फ यही बल्कि समय गुजरने से सत्ता के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ी है। नतीजन केंद्र का एक तरह से हम यह कह सकते हैं कि केंद्र अधिक शक्ति को प्रमुख रूप से मान्यता देता है और स्थानीय संस्थाओं में रक्त शून्यता दिखाई देती है। कुछ ऐसे विवाद हैं जिन्होंने केंद्र को शक्ति संपन्न बनाया है और हम ये कह सकते हैं कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन्होंने भारत में केंद्र और राज्य के बीच में तनाव पैदा करने का प्रयास किया है, जो कि इस प्रकार है। पहला है राज्यपाल का अंध स्वार्थपरता के लिए इस्तेमाल। केंद्र ने निष्पक्षता को नहीं, केंद्र ने उन्हें राज्यपाल बनाया है जो अवकाश प्राप्त सेनाध्यक्ष हैं, राजदूत हैं या जो राजनीतिज्ञ हैं, और केंद्र ने हमेशा अपने एजेंट के रूप में राज्यपाल की नियुक्ति की है। जिस केंद्र में जिस दल की सरकार होती है उसी दल का ज़्यादातर व्यक्ति राज्य में राज्यपाल के रूप में मनोनीत किया जाता है और कई बार राज्यपाल गलत तरीके से अपनी दलीय नीति के माध्यम से कार्य करते हैं। सेकंड है अनुच्छेद 356 का गलत इस्तेमाल। राज्यों में कई बार राष्ट्रपति शासन गलत तरीके से लगाया गया था, जैसे कि मई 87 में बरनाला सरकार को यह कहकर हटा दिया था कि वह आतंकवाद को रोकने में असफल है। वस्तुस्थिति में पंजाब सरकार को हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए अपदस्थ किया गया था और राष्ट्रपति शासन के दौरान भी आतंकवाद कम नहीं हुआ था। तो यानी कहने का मतलब यह है कि कई बार 356 का गलत इस्तेमाल भी हुआ है। नेक्स्ट है वित्तीय साधनों और औद्योगिक गतिविधियों पर केंद्र का नियंत्रण। ये भी एक तनाव पैदा करने वाला मुद्दा है कि जो वित्त के साधन हैं, जो औद्योगिक गतिविधियां हैं उन पर अनुचित केंद्र का नियंत्रण रहा है, क्योंकि केंद्र के पास वित्तीय संसाधन अधिक हैं राज्यों के मुकाबले और इसलिए भी जो केंद्र है वो यहाँ पर हावी होने का प्रमुख रूप से प्रयास करता है। और एक तरह से कहा जा सकता है कि केंद्र की जो नीतियां हैं वो इस प्रकार की कई बार बन जाती हैं कि राज्य उनके आगे कमज़ोर साबित होते हैं। केंद्र के हाथों में सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण। केंद्र के हाथ में सत्ता अधिक है, ज़्यादा केंद्रीकरण है और इसीलिए भी हमें कई बार संघ और राज्यों के बीच विवाद की स्थिति एक तरह से दिखाई देती है। और हम यह देखते हैं कि केंद्र सरकार प्रमुख रूप से एक ऐसी तरह से शक्ति की आधार पर कार्य करता है जिससे कि केंद्र राज्यों पर हावी होने का प्रयास करता है। जैसे कि केंद्र ऐसा कार्यक्रम अपनाता है जिससे वह राज्य में हस्तक्षेप करे, जैसे 20 सूत्रीय कार्यक्रम था, जवाहर योजना है। जो केंद्र सरकार है वह सरकार अपने सुरक्षा बल तैनात कर देता है राज्यों में। केंद्रीय नेता समय समय पर राज्यों का दौरा करते हैं। राज्यों के विधेयकों को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने में देरी होती है। दूरदर्शन और आकाशवाणी भी पक्षपातपूर्ण व्यवहार करते हैं। कई बार अखिल भारतीय सेवाओं का भी पक्षपातपूर्ण ढंग से इस्तेमाल होता है। इस तरह से कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि केंद्र और राज्य के बीच ये कुछ संघर्ष और विवाद के कारण हैं, लेकिन कुल मिलाकर हम ये भी मानते हैं कि हमारा संघ एक कमज़ोर संघ के रूप में हमें दिखाई नहीं देता है, एक शक्ति संपन्न संघ है
और जो राज्य हैं वो केवल मात्र इकाइयाँ मात्र नहीं हैं। हालांकि तनाव या विवाद के मुद्दे बीच बीच में उभर कर सामने आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम राज्यों को एक स्वायत्त इकाई के रूप में देखते हैं। धन्यवाद।